मैं आज आप लोगों को हिंदी व्याकरण का सारांश बताने वाला हूँ जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं। जैसे कि अ जो है वो और क ख जो हलंत लगा करके है कह सकते हैं, वो सभी क्या है? वर्ण है। अगर हम देखा जाए तो वर्णमाला जो क्या होता है, तो वही वर्ण जब क्रमबद्ध तरीके से सजा करके रखते हैं तो वही माला को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है ना? आपको इसको ध्यान नहीं देना है। ध्यान देने वाली बात ये है कि अ, आ, ई जो होता है वो स्वर वर्ण है, वो 11 होता है। क्या होता है? 11। अयोग वाह जो होता है वो 2 होता है। ठीक है? फिर आपका स्पर्श व्यंजन ये 25 होगा। तो इसमें से कुछ भी अगर पूछ ले, क वर्ग में से कुछ पूछ ले या च वर्ग में से कुछ भी पूछ ले, तो आप इसे स्पर्श व्यंजन में ही गिनती करेंगे। ठीक है? वहाँ पर देखेंगे ऑप्शन, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है चिन्हित करेंगे। फिर अंतस्थ व्यंजन को एकदम ध्यान से देख करके जाएंगे, क्योंकि ये सब एग्जाम में आते ही रहते हैं। तो य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। तलावे स, मूर्धन्य स, दंती स और ह को उष्ण व्यंजन कहेंगे। और छ, त्र, ज्ञ, स्र को संयुक्त व्यंजन कहेंगे, क्योंकि इसमें संयुक्त है यानी कि 2 वर्ण है। ठीक है? और जो है जो ड पर नीचे रेफ है तो र हो गया, ढ हो गया, जो है वो हिंदी के अपने व्यंजन है। ठीक है? जिसको द्विगुण व्यंजन भी ऐसे करके कहा जाता है। तो ये सब आपको ध्यान में रखते हुए आपको दूसरी पॉइंट ये रखना है याद कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के जो है वो आपका कह दे तो 2 वर्ण, जो 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब अगर हम लोग बात करें तो स्वर वर्ण किसको कहेंगे? तो स्वर वर्ण उन वर्णों को कहेंगे, यानी ध्वनियों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतः होता है, यानी अपने से होता है। और दूसरी बात तो ये भी है कि ये व्यंजन वर्ण के उच्चारण में सहायता करता है। इनकी संख्या 11 जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ये अगर हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर अगर पूछा जाए तो इसका भेद होता है जो आगे दिया होगा। तो इस पे हम लोग जो है बात नहीं करेंगे। अगर बात करेंगे तो हर्ष स्वर जो होता है वो क्या होता है? एक मात्री होता है, यानी कि और दीर्घ स्वर इनसे ज़्यादा समय लगता है और कुछ भी नहीं है। ये सब को आप स्वतः पढ़ सकते हैं। ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट बनता नहीं, इसलिए मैं इसको छोड़ता हूँ। अब हम लोग बात कर ले व्यंजन की। तो व्यंजन जो है स्वर वर्ण की सहायता से जिस वर्ण का उच्चारण होगा उसको हम व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ जब हम उच्चारित करते हैं तो ये इसमें अ की मात्रा आता है। इसका भेद भी इम्पोर्टेंट है जो कि आपको रट लेना है, यानी ध्यान में रखना है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि स्पर्श व्यंजन जो होगा कवर्ग, चवर, टवर, पवर, तवर्ग, ये सब जो होता है वो सब स्पर्श व्यंजन होता है। अंतस्थ व्यंजन भी मैं बता चुका हूँ, य, र, ल, व। इसी तरह से ये उष्ण व्यंजन जो है ऐसे करके जो है 3 भागों में बांटा गया है। फिर उसके और भी है जो अलग अलग है, जैसे कि आप स्पर्श व्यंजन में कवर्ग, चवर्ग जो भी है पवर्ग तक आप ध्यान में रखेंगे। और इसके उच्चारण स्थान हम लोग एक जगह फिर बात करेंगे तो वहाँ पर देख लेंगे। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व इतना ही कम से कम याद रखिएगा, ये 4 है। उष्ण व्यंजन भी फिर वही बात, तलावे स, मूर्धन्य स, दंती स, ह को याद रखिएगा। और संयुक्त व्यंजन है और द्विगुण व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन तो हम बता चुके हैं, छ, त्र, ज्ञ। और द्विगुण व्यंजन को भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। कौन सा होता है? तो बरी र होता है और ढ होता है। ठीक है? तो इसके उच्चारण पे हम लोग बात करते हैं। तो इसके उच्चारण जो है अपने मुख के अकॉर्डिंग उच्चारित करके उसको ध्यान में रखेंगे और एग्जाम में जा करके सही टिक लगाएंगे। ठीक है? जैसे कंठ है तो अ, आ, और कवर्ग जो भी है क, ख, ग, घ वो सारा, और ह ये और विसर्ग ये सब क्या है? कंठ से बोले जाने वाले हैं। ठीक है? ई, बड़ी ई, छ, छ, ज, ज, य और तलाबे स ये तालु से बोले जाने वाले वर्ण है। ठीक है? उसी तरह से री, ट, ड जो है र और मूर्धन्य स मूर्धा धातु से है, यानी मूर्धन्य वर्ण है। और तवर्ग ल और ल और दंती स जो है दंत से बोले जाते हैं। तो उच्चारित कर करके इसको ध्यान में रखेंगे। और जैसे ऊ तो ओष्ठ से बोले जाते हैं। प, फ, व भी ऊ प जब बोलते हैं तो ओष्ठ आता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और ए, ऐ,
कंठ और तालु, तो इस पे ज़्यादा ध्यान फोकस कीजिएगा। कवर्ग जो है वो पूछे जाते रहते हैं, और जो है ये ए भी पूछ लेंगे, ओ भी पूछ सकते हैं। तो ये इसका उच्चारण जो है पवर्ग जो है ये ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। एक कंठ वाला और एक ओष्ठ वाला जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी आप तालु को चवर्ग में भी सेकेंड स्थान ऐसे करके दे करके ध्यान में रखेंगे। परंतु तो ऐसे तो सभी ज़रूरी है, परंतु आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। थोड़ा अगर यहाँ ध्यान देंगे तो घोष वर्ण को ध्यान में रखेंगे कि सभी जो भी वर्ग है उसके तीसरे और चौथे पांचवें जो भी अक्षर होंगे उसको जो है हम लोग घोष, ठीक है ना, कहेंगे, ठीक है। और अघोष कहेंगे पहले और दूसरे वाले को, यानी कि अगर क ख है तो क ख घोष हो गया, ग घ अंग क्या हो गया, घोष हो गया, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। घोष वो होगा तीसरे चौथे पांचवें और अघोष होगा पहला दूसरा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रख करके वहाँ पर लगा सकते हैं। और भी पढ़ने की ज़रूरत है, परंतु अगर यहाँ तक ध्यान में रखेंगे फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ पर थोड़ा सा चिन्ह के बारे में आप देख लेंगे कि अल्प विराम को ऐसे देखा जाता है, कॉमा है, अर्ध विराम को ऐसे चिन्हित किया जाता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं ना, और उप विराम को ऐसे। तो ज़्यादा जो है प्रश्नवाचक चिन्ह पूछा जा सकता है, विस्मयादि बोधक अव्यय जो है चिन्ह पूछा जा सकता है, संयोजक चिन्ह पूछा जा सकता है, और जो है यही सब ज़्यादा जो है पूछा जा सकता है। और कॉमा भी यानी कि अल्प विराम भी पूछा जा सकता है। वैसे आप एक नज़र जो है सबको देख लें। पूर्ण विराम भी इम्पोर्टेंट बनता है, क्योंकि आप लोग जब लिखते हैं तो इस सब का जो ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है उसको देखेंगे, और एक्सक्लामेशन जो है उसको थोड़ा ज़्यादा देख लेंगे, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। जब ऐसा शब्द आता है छी ऐसे कुछ आश्चर्य वाला बात, तो ये लगाया जाता है। तो आप इसको चिन्ह को ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे शब्द। तो शब्द ऐसा जानते हैं कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, ठीक है। और मेल सार्थक न हो तो वह शब्द नहीं होगा, ठीक है। जैसे कमल एक शब्द है, तो ये शब्द जो है अगर कोई वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसी को हम पद कहते हैं, ठीक है ना। तो अपना वो शब्द देख लीजिए और पद देख लीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जब वही कार्य मतलब वाक्य में आ जाता है तो पद हो जाता है, नहीं तो ऐसे शब्द है, ठीक है। तो अगला इसका जो इम्पोर्टेंट बनता है वो बनता है कि भेद, ठीक है ना। तो इनके भेद के भी आधार चार हैं कि अर्थ के आधार पर भी बताएंगे, व्युत्पत्ति यानी रचना बनावट के आधार पर भी बताएंगे, उत्पत्ति उद्गम के आधार पर भी बताएंगे, और रूपांतरण के आधार पर भी होता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे जब हम अभी पॉइंट जो देख रहे हैं। तो इसमें जो है अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक है, तो इसको जो है उतना जो है नहीं देने की ज़रूरत है। परंतु व्युत्पत्ति बनावट रचना के आधार पर जो है वो शब्द तीन प्रकार के होते हैं, उनको ध्यान में रखिएगा। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। रूढ़ शब्द जिसको तोड़ने पर ना आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, यौगिक शब्द जिसको तोड़ने पर आपको कुछ मिलेगा, जैसे हिमालय हो गया तो हिम अलग और अलय यानी अलग, और रूढ़ में नहीं मिलता है। जैसे कि यहाँ पर राज है तो इसमें अगर आप तोड़ते हैं या कन्या को तोड़ते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। योगी शब्द में तोड़ने पर आपको कुछ मिलेगा, हिमालय जैसे हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह के शब्द होंगे। और योग रूढ़ एक विशेष अर्थ जिसको बहुव्रीहि समास कहते हैं वो हो जाता है। तो आपको ये सब जो है शायद नहीं पूछा जाएगा, आपको भेद जो है कम से कम ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको उत्पत्ति के आधार पर शब्द के मुख्यतः चार भेद होते हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। इसका एग्जाम्पल भी पूछता है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो तत्सम शब्द जो भी होगा वो आपको लगेगा कि संस्कृत का शब्द है, यानी कि ऐसा जो शब्द होता है जो संस्कृत से सीधे आकर के यूज होता है, ठीक है ना। तो उसको हम तत्सम कहेंगे। तो आपको देखने से लगेगा कि ये जो है जो भी रामायण महाभारत ऐसे कोई भी आप देखते होंगे तो उसको जो सीरियल के माध्यम से या किसी भी, तो उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो तत्सम शब्द हो। तो अगर देखते हैं तो उसमें ध्यान रखिए कि धर्म, दर्शन ये सब उसी में आता है, ऋषि, है ना। और तो इसको जो है तद्भव भी होता है, जो अग्नि का आग होता है, तो अभी हम लोग आग बोलते हैं। तो इसी का बिगड़ा हुआ रूप जो होता है तत्सम का, उसको हम लोग तद्भव कहते हैं। तो आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। कर्पूर का पूछ सकता है कि कपूर होता है, तो कपूर कौन सा शब्द है, तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, परंतु आप भेद याद जरूर करके रखेंगे।
संज्ञा के बारे में तो आप जानते ही है, इसमें कुछ खास ज़्यादा बताना नहीं है, यानी कि नाम को संज्ञा कहते हैं। परंतु इसको जब हम अच्छे से पढ़ पाएँ इसके लिए जो है इसके कई प्रकार दिए गए हैं जो अभी हम बता रहे हैं। वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। यानी कि भाववाचक नाम, द्रव्यवाचक नाम, समूहवाचक नाम और जातिवाचक नाम, व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक यानी कि जातिवाचक जो भी होगा, यानी कि जैसे लड़का कहने से पूरी जाति का बोध होता है, उसी में से अगर कोई खास चीज़ निकाल लेते हैं तो उसको व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे नदी है तो नदी है, अगर आपसे गंगा पूछे तो आप व्यक्तिवाचक मारेंगे। लड़का है तो लड़का है, जाति है, गाय है तो गाय है, परंतु इसी में किसी का नाम दे दे पर्सनल, शहर है तो शहर है, परंतु शहर में आपका पटना दे दे तो आप व्यक्तिवाचक मारेंगे, ठीक है। और ये है समूहवाचक, तीसरा नंबर जो समूह का बोध कराएगा। जैसे कि आपका भीड़ हो गया, क्लास हो गया, ये सब समूह का बोध कराता है, इसलिए इसको समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। द्रव्यवाचक जिसको माप या तौल सकते हैं, जैसे कि कुछ भी जो भी चीज़ माप तौल करके आप खरीदते हैं ना, उसको आप द्रव्यवाचक के अंतर्गत रखिएगा। भाववाचक तो समझ ही रहे, जिसमें भाव प्रकट हो, ठीक है ना। तो ऐसे जैसे लड़कपन, बुढ़ापा, ये सब जो होता है आप पढ़े होंगे, इसलिए मैं विस्तृत नहीं परंतु एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनते रहेंगे, ठीक है। यहाँ समूहवाचक से जो है बहुत से एग्जाम में आते रहते, इसलिए सेना, वर्ग, सभा, गुच्छा, समिति, संघ, झुंड, घौद होता है ना, परिवार, खानदान, गिरोह, दल, ये सबको जो है ध्यान में रखते रहिएगा। द्रव्यवाचक तो जानबे करते हैं, सोना, चांदी, ये सब होता है, ठीक है। और भाववाचक को थोड़ा देख लीजिए। ये होता है अच्छाई, बुराई, पढ़ाई, लिखाई, जवानी, बुढ़ापा, खटास, मिठास, घबराहट, सजावट, यानी कि जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं ना। तो ये सब हो गया आपका। तो फिर हम लोग पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पर हम लोग कारक देखेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों खासकर क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, यानी जो काम होता है उससे अपना संबंध प्रकट करता है, वो कारक कहते हैं। तो इसका जो भेद है कम से कम तो आप चिन्ह के साथ याद रखिए लीजिए, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा सकता है और जो है कई हमेशा एग्जाम में पूछते हैं। तो इसको ध्यान में रखिए कि कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, अजी, जो भी हो। तो ये जो है आपको ध्यान में रखिएगा। आपको ध्यान में कन्फ्यूजन कर सकता है कि अगर वाक्य में पूछा जाए से, जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं और हम लोग कलम से लिखते हैं, इस दोनों में से में कौन सा कारक चिन्ह है, तो आप कन्फ्यूजन करेंगे। तो इस से में आप क्लियर हो जाइए कि जब हम कोई चीज़ साथ में रख के करते हैं कोई कार्य, तो वो होता है करण कारक, और अपदान होता है जब उससे जुदा होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पर जो से है वो अपदान कारक का से है, और जो कलम से लिखते हैं तो ये पकड़ करके हम लिखेंगे, जुदा नहीं होगा, तो ये करण कारक का से है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, चिन्ह सहित, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वह है सर्वनाम। तो संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होगा उसको हम सर्वनाम कहेंगे। कि जैसे कि नाम की जगह पर वो प्रयोग होगा, जैसे वह सीता की जगह पर वह नहीं आया, गीता की जगह पर वह, राम की जगह पर राम नहीं आया, वह आया। तो ये सभी क्या होता है, सर्वनाम होता है। मैं शॉर्टकट रिवीजन करवा रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ज़रूरत है। तो अगर फास्ट हो वीडियो तो आप इसको स्लो करके देख सकते हैं, ठीक है। तो जो है सर्वनाम आप समझ रहे हैं कि वह, उसे, उसने, मेरा, मेरे, ये सब सर्वनाम है, ठीक है। तो हम लोग जो है सर्वनाम का भेद देख लेंगे। वैसे हिंदी में जो मूल सर्वनाम होते हैं वो 11 होते हैं, ठीक है ना। तो उनको जो है ध्यान में रखिएगा कि मूल सर्वनाम की संख्या 11 होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, प्रश्नवाचक। तो ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुष का बोध होगा, जैसे मैंने, तुमने, आप, ये सब होगा। तो इसमें 3 प्रकार के पुरुष होते हैं: प्रथम पुरुष और द्वितीय पुरुष और क्या कहते हैं, अन्य पुरुष। तो इसको आप जानते होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन को। तो इस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। अगर किसी में से आता है तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। अगर हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम की बात कर ले तो निश्चितता का बोध कराएगा। जैसे यह हुआ, जैसे यह कलम है तो कलम है, यह कलम है, निश्चित का बोध करा रहा है। वह किताब है तो किताब है, बात समझ पा रहा है। तो इस तरह से अगर आपको ज्ञात हो कि यह निश्चितता का बोध करा रहा है, यह हुआ, तो आप निश्चयवाचक सर्वनाम में उसको चिन्हित करेंगे वाक्य में अगर रहेगा तो, ठीक है ना। और नहीं तो आप यह हुआ निश्चयवाचक सर्वनाम है ही है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आप क्या ध्यान में रखेंगे कि अनिश्चितता का बोध कराएगा। जैसे कि कोई,
और किसी, तो कोई आ रहा है जैसे हो गया, तो कौन आ रहा है वो पता नहीं है, वो अनिश्चित है, पता नहीं। किसी ने मेरा कलम चुरा लिया, कोई व्यक्ति ही था परंतु वो पता नहीं है कौन है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा कि कोई किसी क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर संबंधवाचक सर्वनाम पे हम लोग बात करें तो अब उसमें आप जैसे देखेंगे वैसे ही आपको समझ में आएगा। जैसे ऐसे रहेगा कि जो सो, जिसकी उसकी, बात समझ रहे हैं, जो सोता है सो खोता है, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कभी। इस तरह से अगर वाक्य को जोड़ता हुआ मिले और पूछे कि कौन सा सर्वनाम है तो संबंधवाचक आप बोल दीजिएगा, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम कौन होगा, तो आप और स्वयं। देखिए आप यानी कि मैं आप ही चला जाऊंगा, आप ही कुछ भी कर लूँगा, तो ये स्वयं का ही बोध कराता है, या आप बोलिए या स्वयं बोलिए, तो ये दोनों ही आपका निजवाचक सर्वनाम है, अन्यथा कोई भी नहीं है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम पे हम लोग बात कर ले तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन और क्या, यही दो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे कि कौन दौड़ रहा है, कोई व्यक्ति होगा दौड़ रहा होगा, यह ध्यान में जरूर रखिएगा कि उस जगह व्यक्ति ही होगा क्योंकि संज्ञा के बदले आता है, ठीक है ना। क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हैं, कोई किताब होगा, बात समझ रहे हैं। तो ये सब जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर देखेंगे विशेषण, तो जो भी शब्द, जो ऐसा शब्द होगा जो संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा कहिए या सर्वनाम कहिए, तो सर्वनाम भी तो संज्ञा ही है, किसी का नाम ही है, ठीक है ना, उसके बदले आया है। तो उस सभी का विशेषता अगर बता दे, विशेषता में क्या बताए, गुण, दोष, संख्या, परिमाण, रंग, आकार, दशा, तो ये सब विशेषण होगा। तो इसको जो है सुविधा के लिए 4 भाग में बांट दिया जाता है, ठीक है। तो 4 भाग क्या है, तो संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। यानी कि संख्या से अगर, संख्या से विशेषता अगर बताने लगे, जैसे 2 4, 2 लड़का है, 4 लड़का है, कुछ लड़के हैं, यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन डालेगा, परंतु लड़के को गिन सकते हैं, इसलिए इसको संख्यावाची ही समझिएगा। अगर यहाँ पर है कुछ दूध है तो इसको परिमाणवाचक में तब्दील कीजिएगा, मतलब गिनती कीजिएगा। क्यों, क्योंकि हम दूध को जो है गिनती नहीं कर सकते, माप तोल सकते, इसलिए परिमाणवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, गिनती हो सके तभी वो संख्यावाचक हो सकता है। फिर परिमाणवाचक में वही है, 2 लीटर दूध है, तो 2 तो हम गिन ही सकते हैं, परंतु लीटर दूध जो है, दूध को नहीं गिन सकते, इसको माप तोल सकते हैं, इसलिए ये जो है परिमाणवाचक हो जाएगा। परिमाणवाचक, तो ये थोड़ा दूध चाहिए, ये सब बहुत कपड़े माप सकते हैं, ठीक है ना। गुण मतलब कोई भी, किसी का भी गुण, जैसे कि गुण में आप एक गुण ही नहीं होता, अब गुण भी होता है, जैसे दोष होगा, रंग होगा, आकार होगा, स्वभाव होगा, ये सब अगर बताए तो उसको गुणवाचक कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, झूठा, नेक, भला, ये सब आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फिर आपका पॉइंट है सर्वनामिक विशेषण, ऐसा जो कुछ जो है सर्वनाम जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होगा, ठीक है ना। जैसे यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ, यह किसी आदमी की जगह पर आएगा, वह भी कोई आदमी की जगह पर आएगा। अगर ऐसा सर्वनाम आपको मिले कि कोई आदमी की जगह पर आ रहा है और विशेषता का यानी विशेषण का काम कर रहा है, विशेषता बताने का, जैसे कि यह देखो, मतलब दूसरा चीज़ नहीं देखो, यह देखो, यह फूल देखो, यानी दूसरा फूल नहीं देखना है, यही फूल देखना है, तो यह फूल की विशेषता ये बता देता है यह आकर के, जबकि यह सर्वनाम है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो इसको अपना ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर काल के बारे में थोड़ा देख लीजिए कि क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो। समय ये बताए कि अगर प्रेजेंट में बात हो रही है यानी वर्तमान में तो वर्तमान काल, अगर भूत की बात हो रही तो भूतकाल, अगर भविष्य की बात होगी तो भविष्यत काल। तो वाक्य से आपको क्लियर हो जाएगा। तो काल के जो है 3 भेद हो जाएंगे, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल जो है, जैसे मैं पढ़ता हूँ, है आएगा तो आप समझिएगा कि वर्तमान काल है, था थी आएगा तो आप समझिएगा भूतकाल है, और गागे की आएगा तो आप समझ जाइएगा क्या है कि ये भविष्यत काल है। तो वर्तमान काल के भी जो है 3 भेद होते हैं। आप यहाँ पर आप सिर्फ यही ध्यान में रखेंगे कि वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये भी याद रखेंगे, ये हिंदी का है, ठीक है ना। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं, क्या होते हैं, 6 भेद, और भविष्यत काल के 5 भेद होते हैं। तो ये भेद आपको रखना है, और इधर जो वर्तमान का नियम बता दिए है रहेगा, था थी रहेगा तो भूत का, और भविष्यत का ज्ञागी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी एक सवाल 1-2 आ ही जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से रखिएगा। उपसर्ग मतलब जो पहले लगेगा, तो ऐसा कुछ टुकड़ा होगा जो पहले लगेगा और उसका जो है
चेंजिंग कर देगा। तो संस्कृत के उपसर्ग जो है आप ध्यान में रखिए कि अधि होता है। आप एग्जाम्पल को देखिए, अधिराज में अधि हो जाएगा, अधिकरण में अधि हो जाएगा। तो जिसमें दिख रहा है उसमें तो ठीक ही है, जैसे अध्यक्ष है तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अध्यक्ष जैसे हो गया, अति से अतिरिक्त हो गया। अब इसमें जो है ना ऐसे न तोड़िएगा कि अलग हो जाएगा, तिरिक्त अलग हो जाएगा। ऑप्शन में रहेगा अलग, तिरिक्त अलग, अतिरि अलग रहेगा, कत अलग रहेगा। तो ऐसे नहीं तोड़ना है, जो इधर है उपसर्ग वही टूट सकता है, वही बाहर निकल सकता है, ठीक है ना। अति, अनु। तो इसका एग्जाम्पल आप पहुँच करके 1-2 बार पढ़ लीजिए ताकि काम देगा, ठीक है ना। आपको अप हो गया, ठीक है, अपकार, अपमान, जिसमें क्लियर दिखेगा उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अपांग है तो आप जो है इसमें कन्फ्यूजन कर लेंगे, अपकलंक है तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं करेंगे, अपहरण में कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। तो अगर इस तरह से आएगा तो आप तो निकाल ही लेंगे कि स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ है, अप लगा हुआ है, ठीक है ना। तो निकालिएगा तो वही जो इसमें है, अपि है, अभी है, अब है, आ है, उत है, उप है, दूर है, दुस है, ठीक है ना। दुष्कर्म में तो दुष्कर्म में, दुरात्मा में, ये सब जो है एक बार आप नज़र से पढ़ लीजिए। आपके पास अगर बुक होगा तो बुक से पढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं ले गए हैं तो आप इसमें एक बार देख लीजिए, ठीक है ना, पहुँच करके। हिंदी के उपसर्ग देख लीजिए। अ है अकर्म, अन्याय, अचल, अभागा। अध है अधजला, अधपका, ऐसे करके। अन है अनवन, अनजान, अनहोनी। अ है अवगुण, अवघट। ये ऊन है 19, 29। दू है दुकाल, ये नी है निकम्मा। बी है बीन है बीनगाम। भर है भरपेट, ऐसे करके है, आप देख लीजिए। और उसके बाद देखने की ज़रूरत नहीं है, इसी सब में से पूछ लिया जाएगा। तो उसी प्रकार से जो है प्रत्यय है जो लास्ट में लगता है, ठीक है ना। जैसे लर में लगेगा तो आका हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है आका जो है प्रत्यय हो जाएगा। मनुष्य में ता लग जाएगा। तो लास्ट में जो आपको दिखेगा उसको सही से जो है देख करके और मार्क लीजिएगा, ठीक है। ऐसे प्रत्यय बहुत है परंतु आप उतना टेंशन में न जाइए, क्योंकि और इतना समय में आप उतना नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग दूसरे चैप्टर पे आ जाते हैं। संधि। संधि है दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनके रूप और उच्चारण में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, ठीक है ना। तो दो अक्षरों को आपस में अगर मिल जाए तो उसको संधि कहेंगे। तो ये जो संधि है उसका भी भेद है। वो भेद होती है 3: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि में स्वरों का मेल होगा, बात समझ रहे हैं। व्यंजन में व्यंजनों का। तो विसर्ग संधि में एगो विसर्ग बिंदु जो होता है वो आएगा, बस इसको ध्यान में रखिए। अब स्वर संधि में हम लोग चाहेंगे तो भी कितना भेद होगा, जिसमें स्वर संधि के भेद है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। यहाँ से जो है क्वेश्चन आएंगे ही तो आएंगे। तो इसके एग्जाम्पल से क्लियर करना होगा कि अ जोड़ अ से आ बनता है, ठीक है ना। तो ये जो है दीर्घ संधि का उदाहरण है, जैसे कि भवार्थ है ना, पुस्तकालय। अगर छोटा छोटा मिल के बड़ा बन रहा है तो ये जो है दीर्घ संधि का उदाहरण होता है। जैसे छोटका छोटका ऊ मिल के बड़का ऊ, या छोटका ऊ बड़का ऊ मिल के बड़का ऊ, इस तरह से अगर आता है। जैसे कि आपको महेंद्र ही पूछ दिया या नदीश पूछ दिया कि जो कौन सा स्वर संधि है, तो आप जो है दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ संधि है, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखिएगा। गुण संधि में आपको देखेंगे तो अ जोड़ ई से ए बन जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो देवेंद्र, गणेश, ये सब जो है गुण संधि का एग्जाम्पल है। एक बार नज़र उठा करके खाली इसको अगर आप देख लेते हैं तो यहाँ से भी संधि विच्छेद करके दिया जाता है, जिसको आप बना सकते हैं और 1-2 नंबर जो है यहाँ से भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। वृद्धि संधि में भी देख लीजिए, अ जोड़ ए से ऐ बनता है तो एकाएक ये सब पूछा जाता है। तथा जोड़ ए, ये सब जो है पूछा जाता है, ठीक है ना। इसमें जो है महर्षि पूछा जाता है, महेश का पूछा जाता है, गणेश का पूछा जाता है। ये सबको आप एक बार नज़र से देख लीजिए। फिर यन संधि है, ठीक है ना। ई जोड़ अ से य बनता है तो यद्यपि भी पूछा जाता है। इत्यादि, इति जोड़ आदि एकदम पूछा जाता है। प्रत्येक भी पूछा जाता है, प्रति जोड़ एक, ठीक है ना। अब यहाँ पर है ऊ जोड़ अ से वो बनता है तो अन्वय, स्वागत, सु जोड़ आगत, है ना। ये सब को देख लीजिए। ययादि संधि में अब देख लीजिए, ए जोड़ अ से अय बनता है तो नयन का भी पूछा जाता है। ने जोड़ अन, गायक का गय जोड़ अक, नायिका का नय जोड़ इका, पवन का पो जोड़ अन, पवित्र का पो जोड़ इत्र, पावक का पो जोड़ अक,
ये सब अपना ध्यान में रखिए। व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि को सिर्फ एग्जाम्पल आप देखते रहिए। सद गति है तो सत गति हो जाएगा, जो तीसरा अक्षर है वो पहला अक्षर हो जाएगा, ठीक है ना। वागीश है तो वाक ईस हो जाएगा, ठीक है। इसको अपना एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा, हर्षिकार दीर्घिकार भी देखते रहिएगा। फिर यहाँ पर है दिगंबर, तो तीसरा जो है पहला हो जाना है, बस दिक जोर अंबर हो जाएगा। दिग्गज है तो दिक जोर, अजंत है तो अच जोर, ठीक है ना। तो इसको जगदानंद है तो जगत आनंद, तो इसको ध्यान में देखिए, देख लीजिए। सद्बुद्धि का भी पूछ सकता है, सतबुद्धि है ना, तो ये सब पूछा जा सकता है। वाग्मय, जगन्नाथ, ये सब जगत जोर नाथ, ये सब पूछा जाएगा। उच्चारण में उत जोर चारण, ये पूछा जाता है। सज्जन पूछा जाता है, सत जोर जन, है ना, तो ये सबको देख लीजिए। तो उल्लास का भी पूछा जाता है, उत जोर लास। तो हम लोग सीधे विसर्ग संधि पे आते हैं। तो विसर्ग जो संधि है वो हम बोले हैं कि विसर्ग आएगा, तो दुरात्मा है तो ये जो है र जो है वो चला जाएगा विसर्ग में, तो ये दुह जोर आत्मा हो जाएगा। दुर्गंध है तो दुह जोर गंध, इसको आप देख लीजिए। निरर्थक है तो निहजोर अर्थक दुरात्मा है, तो इस सबको एक नज़र देख लीजिए। इसका जो है मूर्धन्य से गायब हो जाएगा। दुष्कर्म है तो दुह जोर कर्म, सब विसर्ग में बन जाएगा। पहफान है तो ये तो प्रातःकाल ऐसा ही रहेगा, आप जो है उसके बीच में जोर चिन्ह जो है लगा दीजिए, ठीक है। फिर आपका जो है ये जैसे यशोधा जो है मनुयोग जो है ओ की जो मात्रा है वो जो है विसर्ग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पयोधारा का पय जोर धारा हो जाएगा। यहाँ पर जो है तलाबे से जो है आधा, तो वो गायब हो जाएगा और विसर्ग बन जाएगा। निश्चय, निश्चल, निष्ठुर, निस्तार, तो निहजोर तार, तो इस तरह से निश्चय का खूब पूछा जाता है, तो आप ध्यान में रखिएगा। दुशासन भी इस तरह से पूछा जाता है, तो इसमें सिर्फ आप जोड़ चिन्ह दे देंगे, है ना। नीरस में आप निर्जोर रस ऐसे करके बनाएंगे, हलंत लगा करके, और कुछ नहीं है। ये एग्जाम्पल है जो फिर से दे रहा है, तो आप इसको देखें या न देखें, आप एक बार जो पढ़ लिए हैं, अगर बुक है तो देख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये सबको। अगर नहीं समय है तो जितना बोले हैं उतना सुन लिए बस। हम लोग समास पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो समास जो है दो या दो से अधिक पद जब अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्द छोड़कर एक हो जाते हैं तब समास कहते हैं। जैसे कि राजा की कन्या, तो 3 अक्षर है वो 1 अक्षर हो गया, तो इसको हम कहेंगे 2 पद जब मिलते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो है 2 शब्दों का मेल था, ये जो संधि था वर्णों का मेल था। तो इस तरह से आपका अंतर भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि दोनों में क्या अंतर है। तो आप जो है इनमें शब्दों का जो है पद का विभक्ति चिन्ह गायब हो जाता है, एक बन जाता है, तो इसको हम कहेंगे समास। समास जो है वो 6 प्रकार के हैं। तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययभाव, द्वंद्व और द्विगु। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तत्पुरुष समास ऐसा होगा जिसमें आप देखेंगे ना, तो आपको तोड़ने पर आपको उसमें जो कारक का चिन्ह बताए थे 8, वो उसमें से निकलेगा। जैसे कि चिड़ी मार को है तो चिड़ी मार को तोड़िएगा तो चिड़िया को मारने वाला, यानी चिड़ियों को मारने वाला, तो को आया चिन्ह। तो अगर उसमें से चिन्ह 8 में से कोई अगर ला देता है ऐसा वर्ड शब्द, तो समझिए ये तत्पुरुष समास है। जैसे कि गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला, को आ गया, है ना। विषधर, विष को धारण करने वाला। इसी तरह से है न्यायालय, जहाँ पर जो है न्याय के लिए आलय है, यानी घर है। शिवालय, ये सब क्या है, तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। अपदान से आपको देख लीजिए, धनहीन, धन से हीन, इसको तोड़ करके देखिएगा, वहाँ पर शब्द रहेगा धनहीन। बलहीन, तो आप समझिएगा कि बलहीन कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। क्यों? क्योंकि बल से हीन है, तो से चिन्ह आ गया है ना। तो कारक का किसी का भी चिन्ह अगर आपसे निकल जाता है उसमें से, तो आप समझ जाइए कि वो जो है तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। जैसे राजपुत्र तो राजा का पुत्र, बात समझ पा रहे हैं ना। तो उसी तरह से कर्मधारय को आप समझ लेते हैं हम लोग। तो कर्मधारय में पहला जो शब्द होगा वो विशेषता बताएगा अगला शब्द का। जैसे कि वीर बाला, तो बाला क्या है, वीर है। कमल क्या है, नीला है। काव्य क्या है, महा है, मतलब इसकी विशेषता ये बताएगा, ठीक है। आत्मा क्या है, महान है। महान जोर आत्मा, महाजोर काव्य, ये सब क्या है, विशेषता बता रहा है इसकी, ठीक है ना। तो अगर इस तरह से अगर विशेषता बताने वाला इसी में से कुछ दे देगा तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बहुव्रीहि देख ले, तो ये जो है विशेष अर्थ ही ग्रहण कर लेता है, इसलिए इसको तो आप देख ही करके पकड़ लीजिएगा। दशानन आएगा, तो दशानन का मतलब होता है रावण, मतलब 10 सिर वाला नहीं, रावण,
सिर्फ अगर आपका भी सिर है तो आपको नहीं कहा जाएगा, रावणे को कहा जाएगा। लंबोदर मतलब लंबा पेट वाला आप है तो आपको नहीं कहा जाएगा, गणेश को ही कहा जाएगा। इसीलिए अगर सामान्य अर्थ को छोड़ देगा, लंबोदर का अर्थ होता है लंबा है उदर जिसका, परंतु ये बात नहीं बोला जाएगा, बोला जाएगा गणेश। बात समझ रहे हैं ना। तो ये बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो वो नहीं कहेंगे नीला का है कंठ, भगवान शिव का कहेंगे, शिव है, ठीक है ना। अव्यय भाव का एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि ये अव्यय होता है, ठीक है ना। अव्यय को आप नहीं पढ़े हैं तो नीचे पीछे पढ़ सकते हैं, परंतु उतना समय नहीं है तो आप इसके एग्जाम्पल को देख लीजिए। अकारण है, प्रतिदिन, इसी में से आएगा। प्रतिमास है, बखूबी है, बेराहम है, बेकाम है, बेफायदा है, यथाशक्ति है, यथाशीघ्र है, यथासंभव है, ये सब खूब आता है, तो इसको आप रख लीजिए, ठीक है। और कुछ हम नहीं कर सकते हैं। द्वंद्व समास जो है इसमें दो होगा कहने का मतलब माता पिता, राधा कृष्ण, यानी कि बीच में जो है चिन्ह भी होगा, ठीक है, संयोजक। तो आप ये चिन्ह को देखते हुए आप उसमें और लगा सकते हैं, तो वो समझ जाइए कि द्वंद्व समास है, ठीक है। और द्विगु समास ऐसा होगा जो संख्या से शुरू होगा, जैसे चौराहा, तो राहा क्या है, 4 गो वाला है, तो 4 वाला राहा को क्या कहेंगे, चौराहा। नव, ग्रह कैसा है, नव है, 9 संख्या है। मुख कैसा है, पंच है। छमाही मतलब माही क्या है, महीना, तो सॉरी, 6 माही मतलब 6 माहों का समाहार, हाँ सही वही बात है, मतलब 6 महीना, ठीक है ना। दोपहर मतलब जो है, पहर कैसा है, तो 2 है, तो संख्या हुआ। काल कैसा है, तो 3 है। बात समझ पा रहे हैं, त्रिफला। तो ये को ध्यान में रखिए कि अगर संख्या से शुरू है तो द्विगु समास। अगर नहीं समझ में आए तो 1-2 बार इसको रिवीजन कर लीजिए और एग्जाम में जाइए, बहुत अच्छा खासा आप जो है रिवीजन कर पाइएगा और वहाँ पर बना सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और बताइएगा कमेंट में एग्ज़ाम में आने के बाद कि कैसा गया एग्ज़ाम, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है।